अगर आप देखें तो हाल ही में रूमेटॉइड आर्थराइटिस नामक ये बीमारी काफ़ी बढ़ गई है। यानी कि ये सिर्फ जोड़ों के दर्द की बात नहीं है। इसे हम मेडिकल भाषा में ऑटोइम्यून डिजीज़ कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारे ही शरीर के भीतर कुछ खास कोशिकाएं हमारे रक्त प्रवाह में बनती हैं, जो सक्रिय रूप से मांसपेशियों और जोड़ों पर हमला करती हैं और इसके कारण ये महत्वपूर्ण अंग प्रभावित हो जाते हैं। असल में यही है, अगर आप देखें तो यह बीमारी खासतौर पर महिलाओं में आम है। खासकर इसका खतरा मिडिल एज ग्रुप में ज्यादा होता है, यानी 30 से 50 साल की उम्र के बीच। लेकिन फिर भी पुरुषों और युवाओं, मतलब 15 साल से ऊपर के लोगों को भी यह हो सकता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम इसे जल्दी पहचान लें और इलाज शुरू कर दें तो इसका असर कम होगा और इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। अगर डायग्नोसिस में काफ़ी देर हो जाए तो यह संभावना रहती है कि हमें जीवन भर दवाइयाँ लेनी पड़ सकती हैं। साथ ही दुर्भाग्यवश इससे गंभीर जोड़ विकृति और लगातार रहने वाले जोड़ों के दर्द की संभावना भी बढ़ जाती है। तो अब हम इसे प्रभावी ढंग से कैसे पहचान सकते हैं और अगर यह हो जाए तो हम इसका सही इलाज कैसे करें, यही सब हम इस छोटे और जानकारीपूर्ण वीडियो में जानने वाले हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोमा सुंदर हूँ, एक प्रतिष्ठित स्पाइन ऑर्थोपेडिक और स्वास्थ्य विशेषज्ञ। तो सबसे पहले आइए देखें कि यह असल में है क्या। इसे हम रोमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। यहाँ हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी शरीर की रक्षा प्रणाली अत्यधिक सक्रिय हो जाती है और हमारे ही शरीर के हिस्सों पर हमला करने लगती है, खासकर जोड़ में मौजूद सिनोवियम पर। यह हमला सूजन और नुकसान का कारण बनता है। इसी वजह से आपको जोड़ों में अधिक दर्द महसूस होता है। ये एक प्रगतिशील बीमारी है, तो ये विकृतियां यानी जोड़ की संरचना खुद बीमारी के बढ़ने के साथ बदल सकती हैं। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि हम अक्सर इसकी तुलना ऑस्टियोआर्थराइटिस से करते हैं, लेकिन असल में दोनों के बीच काफी अंतर है। मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप देखें कि हाल ही में यह इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है, तो इसके मुख्य कारण स्पष्ट रूप से मोटापा और बैठा कम जीवन शैली है। क्योंकि हमारी गतिविधि का स्तर काफी कम है, इससे हमारे शरीर में लगातार सूजन बनी रहती है और यही इसका एक बड़ा मूल कारण है। ये निश्चित रूप से मौजूद है। यही मुख्य कारण भी है कि सब कुछ और भी ज्यादा बिगड़ जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण जीवन शैली से जुड़ा कारक निस्संदेह धूम्रपान है। तो वर्तमान शोध के अनुसार जो लोग धूम्रपान करते हैं उनके लिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस का खतरा 140% तक बढ़ जाता है, यही वे कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण कारक है पर्यावरणीय तथ्य। यानी हाल ही में प्रदूषण बहुत बढ़ गया है और हम सभी बहुत ऑटोइम्यून प्रतिक्रिया बहुत अधिक है और ये ट्रिगर हो रही है। इसके बाद एक सामान्य कारक जिसे इस समय हर कोई अनुभव कर रहा है वह है लंबे समय तक तनाव। लंबे समय तक तनाव के कारण हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित होती है और अत्यधिक सक्रिय हो जाती है। यह आगे चलकर एक ऑटोइम्यून बीमारी में बदल जाता है। तो आइए देखें कि ये लक्षण क्या हैं। सबसे पहले आप जोड़ों में दर्द महसूस करेंगे, खासकर घुटनों, कोहनी और उंगलियों जैसे जोड़ों में। ऐसे जोड़ों में बहुत दर्द होगा, खासकर जकड़न, और ऐसा लगेगा कि वे ठीक से हिल नहीं रहे हैं। मुख्य बात यह है कि खासकर सुबह उठने के तुरंत बाद यह जकड़न 30 मिनट तक, कभी-कभी 1 घंटे तक भी रह सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जोड़ों का दर्द आमतौर पर दोनों तरफ एक जैसा होता है। इसका मतलब है कि केवल दाहिने घुटने में दर्द होने के बजाय आपको दोनों घुटनों, दोनों कंधों या दोनों हाथों में यह दर्द महसूस होगा। इसीलिए इसे ऐसा कहा जाता है। जोड़ों के दर्द के अलावा यह थकान भी पैदा कर सकता है। आपको अक्सर बुखार भी आ सकता है। यह समस्या हमारे दिल और फेफड़ों को भी प्रभावित कर सकती है, खासकर जब यह बीमारी बढ़ जाती है। अब जब हम जोड़ों के दर्द की बात करते हैं तो इसमें और अन्य प्रकार के जोड़ों के दर्द या गठिया में क्या फर्क है, निम्नलिखित बिंदु आपके लिए उपयोगी होंगे। पहला, जो गठिया उम्र बढ़ने या घिसावट के कारण होता है वह आम तौर पर उन लोगों को प्रभावित करता है जो बड़े हैं, ज्यादातर 50 या 60 साल से ऊपर के लोगों को। अगर आप देखें तो इस प्रकार का गठिया 50 साल की उम्र से पहले भी शुरू हो सकता है। दूसरा, इस गठिया में जितना ज्यादा आप चलते हैं दर्द उतना ही बढ़ता है। अगर आप आराम करते हैं तो दर्द थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन जो गठिया सूजन के कारण होता है उसमें आमतौर पर सुबह उठते समय दर्द सबसे ज्यादा होता है। जैसे ही आप थोड़ी देर चलना फिरना शुरू करते हैं दर्द कम होने लगता है। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको ये सूजन वाला गठिया है या नहीं। जितनी जल्दी हम इसे पहचान लें उतना ही अच्छा है। अगर हम जल्दी इसका पता लगाकर तुरंत इलाज शुरू कर दें तो हम जोड़ों की गतिविधियों पर पड़ने वाले असर को कम कर सकते हैं।
कभी कभी हम जोड़ों को हुए नुकसान को भी उलट सकते हैं। इस तरह हम लंबे समय की जटिलताओं और विकृतियों को काफी हद तक रोक सकते हैं। अगर हम इसका जल्दी पता लगा लें तो हम न केवल जोड़ों पर पड़ने वाले असर को कम कर सकते हैं, बल्कि दिल, फेफड़ों, आंखों और अन्य अंगों पर पड़ने वाले प्रभाव को भी काफी हद तक घटा सकते हैं। तो इसे पहचानना अब वास्तव में बहुत आसान है, मुख्य रूप से कुछ खून की जांचों के जरिए। उदाहरण के लिए, एक खून की जांच होती है जिसे आरएफ कहते हैं और दूसरी होती है एंटी सीसीपी। लेकिन ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत से लोगों में भले ही ये खून की जांचें नेगेटिव आएं, फिर भी उनमें यह बीमारी होने की संभावना रहती है। इस खास समूह के लोगों को हम सेरोनेगेटिव कहते हैं। ऐसा लगभग 100 में से 15 लोगों के साथ हो सकता है। व्यापक खून की जांचों के अलावा अगर आप ध्यान से एक्स-रे देखें या अल्ट्रासाउंड जांच करें, तो आप आसानी से और स्पष्ट रूप से पहचान सकते हैं कि संभावित जोड़ों की क्षति की संभावना काफी अधिक है या नहीं। एक और बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर लक्षण दिखाई देने पर हम इस बीमारी का सटीक निदान महत्वपूर्ण 3 महीनों के भीतर कर लें और तुरंत इलाज शुरू कर दें, तो इस दुर्बल करने वाली बीमारी की प्रगति को हम आसानी से 6% से भी अधिक कम कर सकते हैं। दूसरी बात, कुछ जीवन शैली और आहार में बदलाव करके भी हम इस समस्या को कुछ हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। मुख्य रूप से हम एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट की सलाह देते हैं। इसका मतलब है कि अपने आहार में हेल्दी फैटी फिश जैसे सैल्मन, हल्दी पाउडर और भरपूर हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करें। ये बहुत लाभकारी है। ज्यादा शक्कर वाले खाद्य पदार्थों को भी कम करने की कोशिश करें। साथ ही योग, तैराकी और पैदल चलने जैसी कम प्रभाव वाली गतिविधियां करने से जोड़ों की गतिशीलता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। भले ही इससे संभावना थोड़ी ही कम हो, लेकिन जिन लोगों को यह समस्या पहले से है, उनके लिए ये उपाय अपनी जीवन शैली बनाए रखने में बहुत फायदेमंद होंगे। सुनिश्चित करें कि आप निरंतरता बनाए रखें। रोजाना कम से कम 30 मिनट की गतिविधि का लक्ष्य रखें। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, तनाव प्रबंधन, ध्यान, माइंडफुलनेस और श्वास व्यायाम शरीर की कमजोरी को कम करने में वास्तव में मदद करते हैं और इनके माध्यम से आप आसानी से राहत पा सकते हैं। अब मैं एक महत्वपूर्ण मुख्य संकेत के बारे में बात करने जा रहा हूँ। बहुत से लोगों के मन में कई मिथक हैं, तो चलिए अब 13 महत्वपूर्ण मिथकों पर चर्चा करते हैं। मुख्य बात यह है कि हर कोई सोचता है कि यह समस्या ज्यादातर बहुत बूढ़े लोगों को ही होती है, लेकिन यह बिल्कुल भी सच नहीं है। अगर आपको यह होता है, तो यह वास्तव में 50 से 130 वर्ष की उम्र के बीच कभी भी शुरू हो सकता है। दूसरी बात, हम अक्सर सोचते हैं कि जैसे जैसे यह बढ़ता है, इसका जोखिम बहुत ज्यादा बढ़ा जाता है, लेकिन असल में यह बिल्कुल उल्टा है। ये उम्र से भी सीधे तौर पर जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप हमेशा बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं, तो भी इसका जोखिम लगातार बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर आप सक्रिय रहते हैं और शारीरिक रूप से फिट हैं, तो इसका प्रभाव आपके लिए काफी कम हो जाएगा। तीसरी बात, हर किसी के मन में स्वाभाविक रूप से यह सवाल आता है कि क्या हम इसे अपनी रोजमर्रा की डाइट से प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। डाइट आपकी लक्षणों को कुछ हद तक नियंत्रित करने में मदद कर सकती है, लेकिन इसके अलावा इसका इस स्थिति या इसके इलाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए इसके लिए एक विशेष समग्र प्रबंधन योजना अपनाना बेहतर है। अब अगर आप उच्च जोखिम में हैं, तो क्या आप वाकई जोखिम में हैं या नहीं? यही बात मैं इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ पूरी तरह से समझाने जा रहा हूं। क्योंकि सबसे पहले आइए हम जेनेटिक्स की बात करें। मुख्य रूप से यह अक्सर एक ऑटोइम्यून बीमारी होती है। इसीलिए अगर आपके माता-पिता या यहाँ तक कि आपके दादा-दादी को यह समस्या बहुत रही है, तो आपके भी इसे होने की संभावना काफी अधिक है। दूसरी बात, महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन और यहाँ मौजूद विभिन्न कारकों के गहरे प्रभाव के कारण पुरुषों की तुलना में थोड़ा अधिक जोखिम होता है। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात है जीवन शैली। अगर आप इस समय मोटापे से ग्रस्त हैं, आपकी शारीरिक गतिविधियां काफी कम हो गई हैं, या आपने कम उम्र में ही धूम्रपान शुरू कर दिया था, तो आपका जोखिम वाकई में थोड़ा अधिक है। तो भले ही इसमें जेनेटिक कारण मजबूत हों, फिर भी इसे रोकने के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव जरूर हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने कम उम्र में धूम्रपान शुरू किया है, तो आपको धूम्रपान पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। यह एक सीधा जुड़ा हुआ और बहुत प्रभावशाली कारक है। बिल्कुल सही। सही स्वास्थ्य बनाए रखें, क्योंकि जब हमारी मुद्रा सही होती है, तो हमारे शरीर और जोड़ों पर तनाव कम होता है। इसलिए अगर ये बीमारी हो भी जाए, तो उसका प्रभाव भी कम होगा। तीसरी बात, जैसा कि मैंने पहले बताया, सक्रिय रहें। क्योंकि जब आप अपने जोड़ों को अच्छी तरह से व्यायाम देते हैं, तो जोड़ों में रक्त प्रवाह बढ़ता है और आपके जोड़ों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखता है। कुछ आहार, जैसे कि वे जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, आपके आहार में सब्जियों आदि की मात्रा बढ़ानी चाहिए।
इसलिए अगर आप इन तरह की समस्याओं के प्रति संवेदनशील हैं, तो इन बातों का पालन जरूर करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, नियमित रूप से जांच कराएं, खासकर अगर आपकी उम्र 35 या 50 साल से अधिक है, और विशेष रूप से महिलाओं के लिए। अगर आपको कई जोड़ों में दर्द है, आपके शरीर में लंबे समय से दर्द है या बार-बार बुखार आ रहा है, तो बेहतर है कि यह जांच करवा लें और पुष्टि कर लें। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप इसे जल्दी पहचान लेते हैं, तो इसे संभालना आसान होता है। अब आपके क्या लक्षण हैं? क्या आपको लंबे समय से जोड़ों में दर्द हो रहा है? क्या आपको सुबह उठते ही ज़्यादा दर्द महसूस होता है? खासकर आपको यह दर्द कहाँ हो रहा है? अगर ऐसा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अगर आपके परिवार में यह समस्या नहीं भी है, लेकिन आपके किसी दोस्त को है, तो यह जानकारी उनके साथ साझा करें और उसी अनुसार आगे बढ़ें। भले ही यह थोड़ा डरावना लगे, लेकिन जल्दी पहचान और जीवन शैली में बदलाव के साथ इसे सही और आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। मैंने कई ऐसे मरीज देखे हैं जिन्होंने स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर और सक्रिय रहकर इस स्थिति के बावजूद लंबे समय तक स्वस्थ और सक्रिय जीवन जिया है। तो बिना किसी परेशानी के अपने जोड़ों की सुरक्षा के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली चुनें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि आपके मन में इस तरह का कोई संदेह है या आपने भी ऐसा ही कुछ अनुभव किया है, तो कृपया टिप्पणियों में अपना अनुभव साझा करें। अपने जीवन में जागरूक रहें और आपके जोड़ आपके हाथ में हैं। धन्यवाद।